ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? हेलो, माउंट मोरेलोनाइट एग्जाम सब बढ़िया एकदम। तुम्हें पढ़ाने लगा हूँ तब से मेरे लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम अच्छा कहाँ से हो जाएगा? वो पहले हो रहा था, अच्छा था, बोल दिया बुरा हो रहा था, बुरा बोल रहा। आज तुम ज्यादा बातें मत करो, आज मेरा मन बहुत दुखी है। ठीक है, अपन आज पढ़ते हैं ओनली। हैं? अरे भूख लगी है मुझे खुद को आज यार। अच्छा, अपन लास्ट क्या पढ़े थे अपन? हेडिंग लगाई थी माउंट मोरेलोनाइट। ओके, माउंट मोरेलोनाइट इज द एग्जांपल ऑफ 2:1 एक्सपांडिंग टाइप ऑफ मिनरल्स। एक्सपांडिंग टाइप का मीन है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो उसमें एक्सपांशन होगा, एंड जब वाटर मॉलिक्यूल्स से डिहाइड्रेट होंगे तो उसमें स्वेलिंग होगी। मीन उसमें स्वेलिंग भी होगी, श्रिंकेज भी होगा। एंड स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इज टोटली डिपेंड ऑन हाइड्रेशन। मीन वाटर अवेलेबल है या वाटर अवेलेबल नहीं है। इफ वाटर अवेलेबल है स्वेलिंग हो जाएगी, इफ वाटर अवेलेबल नहीं है श्रिंकेज हो जाएगा। बट यहाँ इनकी स्ट्रक्चर समझना अपन को बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? फर्स्ट वन इज सिलिकॉन शीट, means silicon octahedral tetrahedral sheet. Second sheet is aluminium octahedral sheet, and next one is silicon tetrahedra. और ये जो तीनों शीट्स जब मिलती है तब जाके एक लेयर बनती है जिसको अपन क्रिस्टल यूनिट लेयर बोलते हैं। मीन लेयर बनती है, ये फर्स्ट लेयर है। ऐसी की ऐसी एडजेसेंट आपकी सेकंड, नेबरिंग थर्ड, नेबरिंग फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी आपकी लेयर्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक आपकी एडजस्ट रहती है। मीन नेक्स्ट लेयर भी ऐसी कैसी होगी जिसमें कितनी सीट्स होगी? टोटल 3 सीट्स। फर्स्ट वन इज सिलिकॉन टेट्राहेड्रा, थर्ड वन इज सिलिकॉन टेट्राहेड्रा, एंड one layer of aluminum octahedra sandwiched between two सिलिकॉन टेट्राहेड्रा। टू सिलिकॉन टेट्राहेड्रा के बीच में एक लेयर आपकी धसी हुई रहती है, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रा की। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है आपकी इन टू शीट्स के बिटवीन। जो आपका शेयरिंग है वो आपका कौन सा शेयरिंग है? ऑक्सीजन शेयरिंग है। मीन इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? ऑक्सीजन बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ जो जुड़े हुए बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो आपके जो है वो वापस सिलिकॉन से जुड़े हुए, और सिलिकॉन के कुछ ऑक्सीजन आपके किससे जुड़े हुए हैं? एल्यूमिनियम से। और ऐसे एक टाइटली पैक्ड जो है आपकी क्या बन रही है? सीट लेयर बन रही है। और सीट जो है 3 टाइप की आपकी, 2 टाइप की 3 सीट्स है टोटल। ये है 2:1। कौन सा है? 2:1। 2 मीन 2 तो है सिलिकॉन एंड 1 है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन हमेशा होता है टेट्राहेड्रा और एल्यूमिनियम होता है ऑक्ट्राहेड्रा। ओके, अब देखो यहां पे अपनी जो बात आती है जो डिफर करती है केओलिनाइट से इस स्ट्रक्चर में, वो आती है इस बॉन्डिंग की। ये जो बॉन्डिंग होती है ये फुलफिल होती है H2O से। इसमें प्रेजेंट होता है H2O मॉलिक्यूल्स जब तक हाइड्रेशन में है, लेकिन जैसे ही डिहाइड्रेट होगा, जैसे ही ये इसके अंदर से पानी उड़ जाएगा, ऐसी कंडीशन में। अच्छा, ये जतिन सोनी है। सर आई हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम 1:1। सर जब दो सीट्स O ऑक्सीजन से जुड़ेगी और लेयर्स हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो अदर लेयर का ऑक्सीजन से फिर वो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं ना हाइड्रोजन से, हाउ कैन दे फॉर्म बॉन्ड विद नेक्स्ट सीट? ये आपका सिलिकॉन है। इस सिलिकॉन का आपका ये कौन सा लेयर है? टेट्राहेड्रा। इसका एक एक ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या है? फ्री है। अब देखो इसके नीचे जो एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रा है, ये एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रा का जो ऑक्सीजन है वो इस सिलिकॉन के साथ बाउंड है। किसके साथ बाउंड है? सिलिकॉन के साथ। और इसके नीचे वाला जो ऑक्सीजन है, इसके नीचे वाला जो ऑक्सीजन है जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? हाइड्रोक्साइड फॉर्म में। अब यहां नीचे और क्या है? सिलिकॉन। ये सिलिकॉन का जो ऑक्सीजन, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस एल्यूमिनियम का अपर वाला जो ऑक्सीजन है वो जुड़ता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन का अपर वाला ऑक्सीजन फ्री रहता है। ये सिलिकॉन का जो अपर वाला ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कहां दिक्कत आ रही है? हो सकता है मैंने उस टाइम बनाया था जब फोटो, ये मैंने उल्टा बना दिया था। उस टाइम मेरे माइंड में भी ये चल रहा था, तो वहां से कंफ्यूजन क्रिएट हुई। एल्यूमिनियम का अपर वाला ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिलिकॉन। मीन सिलिकॉन का जो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ने एक ऑक्सीजन शेयर कर रखा है।
लेकिन जो सिलिकॉन का अपर वाला ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के साथ। इवन आपको इतना डेप्थ में पढ़ना भी नहीं, आपको समझ में आया होगा और ये बात है। सेकेंडली आपको बस ये याद रखना है कि इनके बिटवीन जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इन दोनों के बिटवीन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्डिंग होता है। आगे बात समझ में? अपन वापस चलते हैं यहां पे। ये अपना है 2:1 टाइप ऑफ मिनरल, मीन 2 लेयर ऑफ सिलिकेट टेट्राहेड्रा एंड 1 लेयर ऑफ एल्यूमिनियम एक्ट्राहेड्रा मेड अप ऑफ 1 यूनिट लेयर। और ये जो 1 यूनिट लेयर है ये दूसरी यूनिट लेयर के बीच में कौन होता है, सिर्फ H2O होता है। और H2O मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जब डिहाइड्रेट होते हैं तो यहां से क्या होगा, यहां से पानी बाहर चला जाएगा, मीन यहां से वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा, मीन ये वापस क्या आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नजदीक। और यहां कभी पानी एंटर हुआ तो ये वापस कहां चले जाएंगे, दूर। मीन इसमें क्या पाई जाती है, स्वेलिंग श्रिंकेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्वेलिंग श्रिंकेज। और स्वेलिंग श्रिंकेज की वजह से, स्वेलिंग श्रिंकेज की वजह से इनके बिटवीन क्या होता है, जो H2O है वहां पे आपका स्पेस है, मीन यहां इनका जो इंटरनल स्पेस है, इंटरनल जो इसके बीच में स्पेस है, नॉट एक्सटर्नल स्पेस, बट इंटरनल स्पेस भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि H2O जब अंदर जा सकता है, H2O एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसका मीन इसमें पोटेशियम जा सकता है, इसमें कैल्शियम जा सकता है, इसमें मैग्नीशियम जा सकता है, इसमें सोडियम जा सकता है। जब H2O बहुत बड़ा मॉलिक्यूल इसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, मीन बाकी जितने भी जो छोटे रेडियस के जो आपके मॉलिक्यूल्स है, छोटे रेडियस के जो आपके आयन्स है, वो भी तो इसके अंदर जा सकते हैं। और जब वहां जा सकते हैं तो वहां से वो वापस क्या हो सकते हैं, आयन एक्सचेंज भी हो सकता है, एक्सचेंज बिटवीन आयंस भी हो सकता है, कैटायन एक्सचेंज भी हो सकता है। इसका मीन इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। थर्ड नंबर, स्वेलिंग श्रिंकेज तो है ही, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। इंटरनल सरफेस एरिया जो है, इंटरनल सरफेस एरिया वो भी ज्यादा है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया भी ज्यादा है, क्योंकि साइज क्या है, छोटा है। साइज कितना है, 0.01 से लगाकर 1 माइक्रोन तक, 0.01 टू 1 माइक्रोन। जबकि अपन ने पढ़ा था केओलिनाइट का 0.1 टू 5 माइक्रोन, मीन बहुत ज्यादा छोटा है केओलिनाइट के कंपेयर में। मोंटमेलाइट मीन इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसमें चार्जेस ज्यादा, और जिसमें चार्जेस ज्यादा उसका कैटायन एक्सचेंज ज्यादा। मीन जो चार्जेस है वही तो रेस्पॉन्सिबल है कैटायन एक्सचेंज के लिए। कैसे, ये कोई सरफेस है अपना क्ले का, इसके ऊपर जितना ज्यादा चार्जेस होगा, अच्छा चार्जेस ज्यादा किसके ऊपर होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। किसी का सरफेस एरिया ही कम है तो चार्जेस भी क्या होंगे, उस पर कम होंगे। तो यहाँ सरफेस एरिया मोनोपोलाइट का ज्यादा, तो मीन चार्जेस ज्यादा, और चार्जेस ज्यादा तो कैटायन एक्सचेंज ज्यादा, मीन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और जब इसमें एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन होता है, मीन इसमें जब स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, तो क्या है, इसका सी स्पेसिंग फिक्स नहीं होगा। लाइक जैसा केओलिनाइट में होता था, सी स्पेसिंग कितनी थी, 7.2 एंगस्ट्रॉम, बट यहां फिक्स नहीं है, यहां वेरी करती है 12 टू 18 एंगस्ट्रॉम। मीन जब डिहाइड्रेशन में होगा तो 12 हो सकती है, लेकिन जब स्वेलिंग में होगी तो कितनी हो सकती है, 18, एंड ऑन एवरेज होती है 14.1 एंगस्ट्रॉम। 14 इसकी ऑन एवरेज होती है, ठीक है। क्या, सी स्पेसिंग। एंड व्हाट इज द सी स्पेसिंग, सी एक्सिस या सी स्पेसिंग जो है क्या है, दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस नहीं, टू जो लेयर्स है वो टोटल कितनी है, मतलब 2 लेयर में मैं बात करूं, कुल मिला के यहां से लगाकर यहां तक का, यहां से लगाकर यहां तक का, यहां से लगाकर यहां तक का, मीन 50% यहां का, 50% यहां का, और ये पोर्शन जो है वो आपका क्या है, सी एक्सिस है। और इसका सी एक्सिस फिक्स नहीं है, क्या है, 14.1 तो आपका एवरेज है, बट यहां आपका वेरी करेगा 12 टू लगाकर 18 तक। क्यों, क्योंकि यहां पे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्वेलिंग श्रिंकेज फिनोमेना होते हैं। अब मोंटमेलाइट क्ले जिसके अंदर भी डोमिनेंट है, मोंटमेलाइट क्ले जिसके अंदर भी आपका प्रेजेंट है, वहां एक दिक्कत और है कि वो वाटर जब उसके अंदर अपन मिक्स करेंगे तब वो उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। जब इसमें वाटर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज। अब मान लीजिए अपन ने क्या किया, काली मिट्टी ली और उसकी ईंटें बना दी, ब्रिक्स बना दी, ईंटें बना के अपन ने घर बना दिया, घर बनाया। अब आई बारिश, बारिश आते ही उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग होते ही जैसे अपना घर ऐसे बना हुआ है ढह जाएगा, और जैसे ही सूखा हुआ, जैसे ही ड्राइनेस आई, जैसे ही डिहाइड्रेशन हुआ, वो वहीं क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा वापस। फिर वापस उसके ऊपर बारिश आई, एक दिन तो पूरा का पूरा वो क्या बन जाएगा, कीचड़ बन जाएगा वहीं। तो मीन अपन ब्लैक सोइल की ईंटें बना नहीं सकते। अच्छा बनाएंगे तो वो कई काम की
नहीं है। मीन ब्लैक सोइल इज नॉट यूज्ड फॉर फाउंडेशन वर्क, और जितने भी आपके फाउंडेशन के काम है, जितने भी आपके ये काम है क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के काम है, उसमें आप यूज नहीं दे सकते ब्लैक सोइल को। और क्या दिक्कत है ब्लैक सोइल के? ब्लैक सोइल जो नेचुरल कंडीशन में सोइल है, वहां पे आपका स्वेलिंग श्रिंकेज हो रहा है। तो स्वेलिंग श्रिंकेज हो रहा है मीन जिस टाइम श्रिंकेज होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, श्रिंकेज के टाइम वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्पेस छोड़ देगा बीच में, उस वजह से दरारें आ जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ क्रैक्स, वाइडन क्रैक्स इज नोन एज गिलगाई रिलीफ और सिलिकन साइड्स। सिलिकन साइड्स एयू कोटा का आपने एग्जाम देखा होगा, सुपरवाइजर का पेपर, खुला क्वेश्चन आया था, सिलिकन साइड, गिलगाई रिलीफ, दरारे वरारे कुछ नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ सिलिकन साइड्स। सिलिकन साइड्स प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सोइल? कौन सी मृदा में सिलिकन साइड्स पाए जाते हैं? दरारे भी नहीं दिखा, मतलब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और सिलिकन साइड्स किसमें पाए जाते हैं? ब्लैक सोइल, वर्टिसोल, वर्टिक एपिपेडॉन में, एंडोपेडॉन में। ओके, आपको पता, ये सब बातें पता चल गई, साइज पता चल गई, इंटरनल सरफेस एरिया पता चल गया, हाई होता है, सीसी हाई होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसका इंटरनल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस सब हाई है। ओके, तो कुछ बातें और नोट कर लेते हैं। 2:1 ये आप बनाएंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाएंगे तो चलेगा, आपको यूट्यूब उसमें मिल जाएगा, गूगल पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज मिल जाएंगे। मैं तो और भी बहुत गंदे बना रखा है, मैंने सिर्फ लाइन खींच ली, वहां पे आपको अच्छे मिलेंगे। जतीन सोनी का क्लियर हो गया, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका क्लियर हो गया। अच्छा, आपकी डाउट क्लियर हो, अरे यार। ओके, क्या लिखेंगे आप? नहीं नहीं, लिखा कितना है आपने? ओके, स्मेक्टाइट ग्रुप ऑफ मिनरल। अदर एग्जांपल ऑफ स्मेक्टाइट मिनरल? नॉन्ट्रोनाइट, बीडेलाइट, सेपोनाइट, या एग्जांपल, लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ हियर। ओके, नॉन्ट्रोनाइट एंड बीडेलाइट, ये किसके एग्जांपल है? स्मेक्टाइट। नॉन्ट्रोनाइट तो खुद एक क्ले है, ये अदर आपका एग्जांपल है स्मेक्टाइट ग्रुप के। अरे मैं लिख लेता हूं सही से, मैंने गलती की है। क्या हो गया? नहीं नहीं, मुझे बोल, सर को मत बोल, मुझे क्या हो गया गौतम? सर दर्द हो रहा है? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो यार, ऐसे तो मौके आने चाहिए लाइफ में यार, यू आर लकी पर्सन यार। मैं तो इतना दुखी हूं आज कि तुम यदि पूछ लो मुझे कि सर कैसे हो, मैं वहां मिलूं रोता हुआ, समझ रहे? ओके, अच्छा, अब अपन बात आगे आगे करते हैं। मोनोमोलाइट में टू शीट्स के बिटवीन, या फिर आपका जो इंटर लेयर जो आपका अटैचमेंट है वो आपका कैसा है? इंटर लेयर अटैचमेंट, ऑक्सीजन शेयरिंग है। एंड इंट्रा लेयर H2O प्रेजेंट रहता है उस लेटिस में। अच्छा, एक मैं और बात बताता हूं, ये जो आपका स्पेस होता है, ये स्पेस, इसको बोलते हैं लेटिस। क्या बोलते हैं? लेटिस। लेटिस का मीन होता है स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एनी मिनरल। एनी मिनरल के कोई दो लेयर्स है, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको लेटिस बोलते हैं। और ये लेटिस फिल होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयन से, लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इवन H2O मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है लेटिस में। और ये लेटिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? H2O, किसके? मोनोमोलाइट के। तो आगे लिखिए, इसमें लिखिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार। माय फेवरेट स्टूडेंट इज हियर, आशीष विजय, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा। सुपरवाइजर में तैयारी किया, अभी पीजी का तैयारी कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक ब्रो, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। बहुत खुशी होती है कि लोग जब जुड़ते हैं। अच्छा, बहुत दिनों से जुड़े हुए लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे क्लास में, ताकि मैं इसकी तारीफ नहीं कर दूं, तो आज उसने मैसेज किया है। दुखी रहोगे तो आपके फॉलोअर्स क्या करेंगे, ठीक है। ये लोग है ट्रू फॉलोअर्स, यू आर नॉट ट्रू फॉलोअर्स यार। अरे तुम भी हो यार, ऑफलाइन हो तुम तो मोटिवेट करते हो मुझे कि हाँ सर। ये बहुत सारे बच्चे चले गए, पता है। अच्छा, आज आए ही नहीं थे, चले गए।
नहीं आया तो फिर ठीक है। बुरा तब लगता है जब मेरे से पहली क्लास में परसेंट है और मैं आते ही गायब। सब कहाँ पूरी भरी हो यार क्लास, मजा आया एकदम फुलफिल 250-3। अरे अच्छा है, बट अच्छा है वैसे, बट अच्छा है वैसे। हाँ ये भी है। ओके ओके, फायदा है वहां तुम। अच्छा आप देखो सीट्स के बिटवीन क्या है, ऑक्सीजन शेयरिंग। तो लिखिए इन मॉन्ट मोनलाइट ऑक्सीजन शेयरिंग प्रेजेंट बिटवीन सीट्स, इन मॉन्ट मोरेलोनाइट ऑक्सीजन शेयरिंग प्रेजेंट बिटवीन सीट्स। लेटिस बोलते हैं आपका स्पेस जो होता है बिटवीन सीट लेयर्स उसको। ओके, ऑक्सीजन शेयरिंग प्रेजेंट बिटवीन सीट्स एंड lattice present between layers, lattice present between layers filled with filled with filled with H2O molecules। सुपरवाइजर में मेरी लास्ट क्लास आती थी इंग्लिश मीडियम में, तो सारे बच्चे जितने भी उससे पहले 20 25 30 बच्चे ऑनलाइन रहते थे, मेरी क्लास आते थे 7 लोग रहते थे। शुरू में जोश रहता है ना क्लास लेने का, लास्ट क्लास तक 7 8 बच्चे रहते थे ऑनली। तो ये सारे लोग इंग्लिश मीडियम ऑफलाइन आते थे, वो छिड़ाते थे सर आपसे पढ़ना पसंद नहीं करते बच्चे। फिर भी मैंने छोड़ी नहीं क्लास, क्योंकि मुझे पता है अपना गोल बच्चों को सेटिस्फाई करना है ही नहीं, अपना गोल है ओके। तो लेटिस जो है वो किससे फिल होता है, H2O मॉलिक्यूल से। मीन H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और ये H2O मॉलिक्यूल जो है वो टोटली डिपेंड करेगा हाइड्रेशन कंडीशन पे। मीन हाइड्रेशन कंडीशन है तो वहां पे आपका H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, और डिहाइड्रेट हो गई H2O मॉलिक्यूल वहां से निकल जाएगा। H2O मॉलिक्यूल के साथ और भी कोई वहां आ सकता है और कोई भी वहां से जा सकता है, वहां कोई पाबंदी नहीं है। और इसी वजह से इनके बीच जो होता है स्वेल सिंकेज तो होता ही है, केटन एक्सचेंज कैपेसिटी भी अच्छी होती है कि वहां आकर भी चिपक सकते हैं इंटर लेयर के बिटवीन भी, लेटिस में आकर भी। ओके, तो लिखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2O इन लेटिस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2O इन लेटिस, in lattice Mont-Monolite clay having swelling shrinkage property, highest high internal surface area, high total surface area due to smaller size। अच्छा साइज कितना होता है, पार्टिकल साइज, साइज ऑफ क्ले 0.01 माइक्रोन टू 1.0 माइक्रोन, एंड 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर, एंड 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ओके, अच्छा इसका शेप कैसा होता है, शेप कैसा होता है उसका पाई का अपना केवलनाइट का हेक्सागोनल, एंड एलोसाइट का ट्यूबुलर होता है, और इसका इसका फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होती है।
छितरी हुई परतें, फैली हुई परतें नुमा इसकी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो फ्लैक लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है? परतदार एकदम। हेक्सागोनल केओलिनाइट और ट्यूबुलर हेलोसाइट। लिख लिया? अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? हाईएस्ट सीएससी, सीएससी कितनी होती है? 80 to 100 सेंटीमोल पर केजी। 80 to 100 सेंटीमोल पर केजी। सीएससी क्या होती है? कैसे लोग हो यार तुम, मतलब डिफाइन करो ना उसको। मोहित, क्या नाम है? मनोज, मनीष, बताओ मनीष, हिंदी में बताओ, आपने समझाना है मुझे, मैं मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज। ओके ओके ओके, हिंदी में बताओ आप। अच्छा, आप चाय वगैरह पीते हैं? चाय वगैरह, चाय पीते हैं तो चाय के बदले आप कुछ देते हैं ना उनको, तो ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज, आदान प्रदान हो रहा है ना, किसका? मेटेरियल और मनी का। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? मटेरियल के बदले मटेरियल देना पड़ता था। मीन आपको कोई सामान लेना है, गेहूं खरीदना है तो आपका बाजरा बेच लीजिए, आपको कपास खरीदना है तो अपने जो तिलहन हुआ उसको बेचिए, लेकिन आपको कुछ सामान देना पड़ता था। और आज भी गांव में होता है, आपने देखा होगा कि जब ज्यादा अपना प्रोड्यूस हो जाता है एक का और किसान के दूसरा हुआ, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते बिना पैसों के, भाई तू थोड़ा ये वाला जो प्रोड्यूस है वो आप रख लीजिए और मुझे थोड़ा आपका जो प्रोड्यूस हुआ वो दे दीजिए, चलता है। लेकिन बाद में इसमें दिक्कत बहुत है, जरूरत होनी चाहिए पहला तो दोनों को ही। यहाँ दोनों को जरूरत की जरूरत नहीं है, आप पैसे दीजिए, सामान ले लीजिए, एक को जरूरत है पैसे की, दूसरे को सामान की, बस खत्म। वहां दोनों को ही जो चीजें हैं उनके पास एक्स्ट्रा, उनकी जरूरत होनी चाहिए, तो ये सब बंद हो गया था। तो मीन वहां एक्सचेंज हो रहा था मटेरियल्स का, मनी एंड मटेरियल का, या मनी एंड मनी का एक्सचेंज, मतलब एक ले रहा था दूसरा दे रहा था। जब टू डिफरेंट एंटिटी का जब एक्सचेंज हो, वो आपका आयन एक्सचेंज नहीं है। आयन एक्सचेंज इज द एक्सचेंज ऑफ सिमिलर आयंस, सिमिलर आयंस का जो सेम आयन है उनका एक्सचेंज होना। मीन पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं, नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, नेगेटिव आयंस जा रहे हैं, तो ये जो है ये आपका आयन एक्सचेंज है। तो मीन कैटाइन का मीन हुआ कि कैटाइन के बदले कैटाइन जा रहा है। मीन पोटेशियम यदि एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सरफेस, तो वहां से किसी को हटाया होगा उसने, और किसको हटाया होगा? नाइट्रेट को नहीं हटाया होगा, सल्फेट को नहीं हटाया होगा, क्लोराइड को नहीं हटाया होगा, उसने पॉजिटिव आयंस को हटाया होगा, मीन कैटाइंस को हटाया होगा। तो उसने कैल्शियम लिया, मैग्नीशियम हटा होगा, मैग्नीशियम लिया तो सोडियम हटा होगा, सोडियम लिया तो हाइड्रोजन हटा होगा, और हाइड्रोजन लिया तो हो सकता है एल्यूमिनियम हटा हो। मीन कैटाइंस कैटाइंस के बीच में एक्सचेंज कहां कहां हो सकता है? ये फर्स्ट पार्टिकल पार्टिकल के बिटवीन हो सकता है, ये पार्टिकल सॉल्यूशन के बिटवीन हो सकता है, ये पार्टिकल सॉल्यूशन और रूट सरफेस के बिटवीन हो सकता है। तभी तो अपनी न्यूट्रिशन मेंटेन रहता है, तभी तो अपना न्यूट्रिएंट ले पाते हैं प्लांट की रूट्स, वरना ले ही नहीं पाएंगे यदि कैटायन एक्सचेंज नहीं हो। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मच मोर ऑफ लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स कंपेयर टू सीरियल्स। सीरियल्स के क्रॉप्स के कंपेयर में लेग्यूमिनेसी का सीसी बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट्स व्हाई लेग्यूमिनेसी क्रॉप जो होती है मोर एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट ले पाती है, बट सीरियल्स नहीं ले पाती। फिर सीरियल्स और लेग्यूमिनेसी की सीएससी में क्या डिफरेंस है कि सीरियल्स मोनोवेलेंट कैटायन को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बट जो लेग्यूम्स होते हैं डाइवेलेंट कैटायन को ज्यादा। आपने लिख रखा है कल? हाँ, एग्रो में करा, तो ये सब बातें याद रखनी है। यही कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है जो आपको कहीं घूम फिर के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लिख लिया? हाईएस्ट सीएससी कितनी होती है? 80 to 100 सेंटीमोल पर केजी। और क्या यूनिट है सीएससी की? मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, ये यूनिट है आपकी सीईसी की, और ये भी यूनिट है आपकी सीईसी, एंड बोथ आर सेम। कन्वर्जन फैक्टर कोई नहीं है इसका, जितना सीईसी सेंटीमोल पर केजी में होगा उतना ही सीईसी मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम में होगा। ये आपका पुरानी यूनिट है, ये आजकल यूज होती है सेंटीमोल पर केजी, जिसको अपन जो मोस्ट स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, लिख दिया? और साइज लिख लिया आपने, नेचर लिख लिया। अच्छा, किस में डोमिनेंट होता है लिख लीजिए। देखिए, मोंटमोनालाइट क्ले आर डोमिनेंट इन। अच्छा, एक और बात बताता हूं, आप देखेंगे बहुत सारी सोइल ब्लैक नहीं है,
लेकिन उसमें स्वेलिंग श्रिंकेज की दिक्कत है। बहुत बार आपने देखा होगा ना, कलर में ब्लैक नहीं है लेकिन वो सूखते ही उसमें पपड़ियां जम जाती है, उसके ऊपर फ्लैक्स आ जाते हैं, उसके ऊपर वाइडन क्रैक्स बन जाते हैं, लेकिन वो ब्लैक कलर में है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब अपने गंगेटिक प्लेन्स में एलुवियल सोइल बनती है, तो एलुवियल सोइल जो बेसाल्टिक रीजन से बनी, बेसाल्ट सॉल्ट से रॉक से बनी है, उसमें भी बहुत बार आपका मोंटमोलाइट प्रेजेंट होता है। तो गंगेटिक प्लेन का कहीं क्वेश्चन आ जाए, सीईसी मेनली किस पे डिपेंड करता है? सीईसी आपकी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन आप देखिए तो साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल जितना छोटा होगा तो आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो उसके ऊपर आयंस मतलब चार्जेस उतने ज्यादा होंगे। तो टोटली तो ये डिपेंड करता है चार्जेस पे, चार्जेस डिपेंड करते हैं साइज पे, और साइज डिपेंड करती है सॉरी सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया डिपेंड करता है साइज पे। तो मेनली किस पे डिपेंड हुआ? चार्ज पे। किस पे? चार्ज पे। ओके, अब अपन क्या लिख रहे थे? हाँ, तो लिखिए मोंटमोलाइट क्ले डोमिनेंट इन मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन ब्लैक सोइल ऑफ इंडिया, ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ इंडिया, ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं ब्लैक कॉटन सोइल? कॉटन बहुत ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे, महाराष्ट्र रीजन की सोइल है। कॉटन के रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आप देखेंगे सारे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। पढ़ रहे हैं आप? पढ़ते रहिएगा। ओके, तो मोस्ट डोमिनेंट मिनरल जो है मोंटमोलाइट, वो किस में प्रेजेंट होता है? ब्लैक कॉटन सोइल में। बट यदि पूछ ले ऑर्डर तो वर्टिसॉल, तो लिखिए इन वर्टिसॉल, इन वर्टिसॉल। और दिक्कत क्या है मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको ब्लैक एंड वर्टिसॉल दोनों में लिखवा रखी, ब्लैक सोइल में भी दिक्कत लिखवा रखी है, वर्टिसॉल में भी दिक्कत लिखवा रखी है। तो यहाँ मैं आपको मेंशन नहीं करवाऊंगा। गिलगाई रिलीफ हो जाते हैं, वाइडन क्रैक्स हो जाते हैं, सिलिकन साइड्स हो जाते हैं, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ठीक है, आप पुरानी क्लासेस लीजिएगा आप भी, लाइव क्लास में तो और भी ज्यादा मजा आते हैं यार, मेरे से पढ़ना है। सुपर। ओके, नेक्स्ट लिखिए वर्मिकुलाइट। लेंगे? हाँ हाँ, वो लिख लीजिए, सी एक्सिस, सी एक्सिस लेंथ और स्पेसिंग, सी एक्सिस लेंथ और स्पेसिंग कितनी होती है? 12 टू 18 एंगस्ट्रॉम और 14.1 एंगस्ट्रॉम। ओके, वर्मिकुलाइट। अच्छा, वर्मिकुलाइट और मोंटमोलाइट में क्या डिफरेंस है? देखो, पहला पहला डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, समझाऊं? नहीं, मैं समझा दूं? ओके, यहां सिलिकॉन की लेयर है, यहां एल्यूमिनियम की लेयर है, यहां सिलिकॉन की लेयर है। वर्मिकुलाइट की अपन बात करें तो सिलिकॉन की लेयर, एल्यूमिनियम की लेयर एंड सिलिकॉन की लेयर। मोंटमोलाइट में तो ऐसा ही होता है, बट बहुत बार वर्मिकुलाइट में एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रा इज रिप्लेस्ड बाय मैग्नीशियम के आयंस, और मैग्नीशियम की आयन की वजह से ये बहुत बार वर्मिकुलाइट कैसा हो जाता है? ट्राईऑक्ट्राहेड्रल हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो वर्मिकुलाइट जो मोस्ट डोमिनेंट है वो ट्राईऑक्ट्राहेड्रल है। कैसा है? लेकिन मोंटमोलाइट कैसा है? डाईऑक्ट्राहेड्रल है। अच्छा, ऐसा लिख लिया तो ऐसे बड़े बड़े नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, डाईऑक्ट्रा ट्राईऑक्ट्रा कुछ नहीं। डाईऑक्ट्रा मीन एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, ट्राईऑक्ट्रा मीन एल्यूमिनियम की जगह कौन है? मैग्नीशियम प्रेजेंट। बहुत बार वर्मिकुलाइट में एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देता है कौन? मैग्नीशियम। तो ये ट्राईऑक्ट्राहेड्रा हो जाता है। तो वर्मिकुलाइट और मोंटमोलाइट में पहला डिफरेंस तो क्या हो गया? ट्राईऑक्ट्राहेड्रल और डाईऑक्ट्राहेड्रल। लेकिन इसका मीन कतई ऐसा नहीं है कि ये ट्राईऑक्ट्राहेड्रल नहीं हो सकता और ये डाईऑक्ट्राहेड्रल नहीं हो सकता। लेकिन मोस्ट डोमिनेंटली कैसे होते हैं? ये डाईऑक्ट्राहेड्रल होता है, ये ट्राईऑक्ट्राहेड्रल होता है। एक लाइन लिख लीजिए भले कहीं ऐसी हवा में, हवा मतलब जहां ऊपर जो वाला खाली पोर्शन है वहां कहीं। अच्छा, आप ये कहाँ हैं? वहां कहीं नीचे लिख लीजिए आप। ओके, क्या लिखेंगे कि इन इन सोइल मोस्ट कॉमन मोंटमोलाइट, most common montmorillonite is dioctahedral, is dioctahedral. In soils most common
montmorillonite is dioctahedral. मोस्ट कॉमन मोंटमोरलाइट इज डाइऑक्टाहेड्रल। तो मोस्ट कॉमन आपका मोंटमोरलाइट है वो कैसा है? डाइऑक्टाहेड्रल है। ओके, बस इतनी लाइन थी। ठीक है, तो पहला आपको डिफरेंस तो क्या समझ में आ गया कि बहुत बार एल्यूमिनियम को कौन रिप्लेस कर देता है? मैग्नीशियम रिप्लेस कर देता है। अब यही मैग्नीशियम के रिप्लेस होने से यहां आपने दिक्कत शुरू होती है। क्या दिक्कत शुरू होती है कि इनके बिटवीन जो लेयर्स है यहां H2O नहीं आता, यहां बहुत बार मैग्नीशियम आ जाता है। कौन आ जाता है? मैग्नीशियम। और इवनली बहुत बार पोटेशियम प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? पोटेशियम। ये जो लेयर्स है, दो लेयर्स, इसके बिटवीन यहां H2O नहीं है। ये जो बाउंडेड है वो किससे बाउंडेड है? मैग्नीशियम से बाउंडेड है। किससे बाउंडेड है? मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम से बाउंडेड है। किसकी लेयर? वर्मिकुलाइट की। किसकी? वर्मिकुलाइट की लेयर। जो वर्मिकुलाइट की लेयर है, जहां पे अपन देखें लेटिस के अंदर कौन प्रेजेंट था? H2O। किसमें? मोंटमोरलाइट में। यहां लेटिस में H2O नहीं है, यहां कौन है? मैग्नीशियम या पोटेशियम प्रेजेंट है। और इस वजह से पोटेशियम प्रेजेंट है, इस वजह से, और पोटेशियम जितना ही हॉल होता है इसके अंदर आने के लिए, जो लेटिस हॉल है वो उतना ही है जितने में पोटेशियम अपना जो आयन है वो फिट हो पाए। और इस वजह से वर्मिकुलाइट्स जो होते हैं वो पोटेशियम फिक्सेशन बहुत ज्यादा करते हैं। क्या ज्यादा करते हैं? पोटेशियम फिक्सेशन इज मैक्सिमम इन वर्मिकुलाइट क्ले। उसके बाद में इलाइट, उसके बाद में मोंटमोरलाइट, सबसे कम या अब्सेंट होती है केओलिनाइट में। तो पोटेशियम फिक्सेशन जो रेंज है या पोटेशियम फिक्सेशन जो आपका सीरीज है वो कैसे चलता है? मैक्सिमम इन वर्मिकुलाइट, देन इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, एंड सबसे कम या अब्सेंट किसमें होता है? केओलिनाइट। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि वर्मिकुलाइट एंड इलाइट में से रिच सोर्स कौन सा है पोटेशियम का? तो इलाइट। तो कौन है? इलाइट। क्योंकि इलाइट होता है क्या, अभी अपन पढ़ेंगे, इलाइट होता है हाइड्रस माइका। क्या होता है? हाइड्रस माइका। और ये बनता है माइका से, और माइका के अंदर 10% आपका क्या होता है? ओनली पोटेशियम होता है। क्या होता है? 10% पोटेशियम। इसमें 1 to 2% हो जाता है, इसमें तक आता है 0.1 से 0.2% हो जाता है। मीन मैक्सिमम पोटेशियम किसमें प्रेजेंट है? माइका। माइका के बाद इलाइट, और इलाइट से कम किसमें? वर्मिकुलाइट। बस पोटेशियम फिक्सेशन, वर्मिकुलाइट। अच्छा, फिक्सेशन क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है फिक्सेशन? अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो पढ़ा होगा ना आपने, अभी न्यूट्रिएंट पूरे पढ़ लिए, आई थिंक पढ़ा दिया होगा। अच्छा, मैं देख भी रहा था नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर वगैरह सर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ सुना होगा आपने वर्ड, BNF। क्या होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? कर देते हैं अनअवेलेबल नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में चेंज करना नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो फिर मोबिलाइजेशन क्या है? अच्छा, तो फिक्सेशन का होता है अनअवेलेबल से अवेलेबल, और ये है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक अनअवेलेबल नहीं होता क्या? सॉरी, ऑर्गेनिक अनअवेलेबल नहीं होता क्या? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कुछ सर्टेन माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, वो अपने रेस्पिरेशन में या वो उसके कैपेबल होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 उसको अवेलेबल नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। अवेलेबल नाइट्रोजन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल फॉर प्लांट्स, जरूर नहीं NH4+ या NO3- में चेंज कर रहा है, वो अमोनिया बना के सीधे के सीधे प्लांट को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। ये जो आपका प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन केमिकली भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकली, या फिर आपका जो एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर करंट की वजह से जो लाइटनिंग होती है, और लाइटनिंग के साथ भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, और रेन वाटर के साथ आता है सोइल के अंदर। केमिकली भी अपन नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेबोरेटरी में, हेबर-बॉस रिएक्शन। ठीक है, और ऐसा ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो सर्टेन माइक्रोब्स करते हैं, लाइक राइजोबियम, एजिडोबैक्टर, एसिडोबैक्टर, रोडोस्पिरिलम। ठीक है, ये सारे के सारे, आर्थ्रो एसिडोबैक्टर, ये सारे के सारे आपके क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या कर रहे हैं अपन कि जो बहुत ज्यादा मोबाइल है, जो कहीं घूम फिर सकता है, उसको एक खूंटे से अपन बांध देते हैं कि वो कोई जा नहीं सकता कहीं। समझ रहे हैं ना? एक जगह अपन, एक पशु है अपने पास, वो पशु घूम रहा है पूरे खेत के अंदर, लेकिन अपन ने उसको एक जगह बांध दिया, फिक्स कर दिया, दैट फिक्सेशन। तो फिक्सेशन का मीन क्या? एक जगह कहीं पे भी स्टे कर देना, रोक देना, वो जो होता है आपका क्या होता है? फिक्सेशन होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखो एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी घूम सकता था एज ए गैस, बट जब नाइट्रोजन फिक्स हो गया तो वो किसके अंदर आ गया? प्लांट्स के अंदर। अब वो कहीं घूम फिर नहीं सकता, ये होता है फिक्सेशन। इसका मीन है कि सोइल के अंदर
पोटेशियम जो सॉल्यूशन फॉर्म में पड़ा है, जो इजीली मूवेबल है, इजीली मोबाइल है, कहीं भी घूम फिर सकता है, उसको यदि क्ले लेटिस, यदि क्ले अपने सरफेस पे या क्ले लेटिस के बिटवीन एडजस्ट करके रोक दे कि भाई अब तुझे कहीं जाने नहीं देंगे, दिस इज नोन एज पोटेशियम फिक्सेशन। फॉस्फेट का होता तो फॉस्फेट फिक्सेशन, अमोनियम का होता तो अमोनियम फिक्सेशन। और यही तीन इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम फिक्सेशन, अमोनियम फिक्सेशन एंड फॉस्फेट फिक्सेशन। ओके, ये तीनों ही सोइल में सबसे इंपॉर्टेंट फिक्सेशन है। और ऐसा ही जो पोटेशियम फिक्सेशन होता है वो कैसे होता है, वर्मिकुलाइट, इलाइट, मैग्नेटोलाइट, केओलाइट। ये लिख लीजिए, मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपका टॉपिक है, लेकिन वहां नहीं पढ़ाएंगे जहां पे ये टॉपिक है, यहीं बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा किस में होता है, कम किस में होता है, किस में होता है ज्यादा, क्यों? क्यों? और मैग्नीशियम या पोटेशियम प्रेजेंट होने की वजह से वर्मिकुलाइट में स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा नहीं होती, इवन होती भी नहीं है, लिमिटेड स्वेलिंग श्रिंकेज होती है। तो लिमिटेड एक्सपांशन होता है इसके अंदर। तो यदि क्वेश्चन आ जाए लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप जो कौन है, तो कौन है, वर्मिकुलाइट। लिख लीजिए लिमिटेड, लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप लिखा हुआ है। ओके, लिमिटेड एक्सपेंडिंग क्यों? क्योंकि इसमें H2O मॉलिक्यूल नहीं है। अब इसके बिटवीन लेयर्स लेटिस के अंदर H2O नहीं है, कौन है, मैग्नीशियम या पोटेशियम है। और इस वजह से इनकी जो मेटलिक बॉन्ड बनने की वजह से, मेटल्स प्रेजेंट होने की वजह से, कैटायन प्रेजेंट होने की वजह से इनमें ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता, वर्मिकुलाइट में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता। और वर्मिकुलाइट जो है लिटिल एक्सपेंशन दिखाता है, बट हाईएस्ट CC among all इनऑर्गेनिक कॉलॉइड्स। ये बात आप जरूर लिखिएगा और यही क्वेश्चन बन रहा है। ज्यादा एक्सपांशन नहीं है, लिटिल एक्सपांशन है, बट CC जितने भी इनऑर्गेनिक कॉलॉइड्स लिखवाए अपन ने, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कॉलॉइड, कौन कौन से लिखवाए, नहीं लिखवाए मैंने, नहीं लिखवाए। जब कॉलॉइड अपन ने चैप्टर शुरू किया ना, कॉलॉइड में पढ़ रहे हैं अपन, पता है तुम्हें? हाँ, तो उसमें लिखवाए हैं एग्जाम्पल, क्या लिखवाए, केओलिनाइट्स, मॉन्टमोलिनाइट्स, इलाइट, क्लोराइट, ये सब लिखवाए है ना। हाँ, सही बता रहे हो आप, मैं तो इनका टेस्ट ले रहा था बाकी सबका। तो इनऑर्गेनिक कॉलॉइड्स जो है उन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट CC किसकी है, वर्मिकुलाइट की। और कितनी है, लिख लीजिए 120 to 150 सेंटीमोल पर केजी। डन, लिख दिया ना। नेक्स्ट लिखिए नॉन एक्सपांडिंग टाइप क्ले मिनरल्स, इलाइट। नॉन एक्सपांडिंग टाइप क्ले मिनरल, फॉर एग्जांपल इलाइट। इलाइट इज हाइड्रस माइका, द वेदर्ड प्रोडक्ट ऑफ माइका। माइका का वेदर्ड प्रोडक्ट होता है इलाइट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रस माइका बोलते हैं। ओके, इलाइट। अब देखो इलाइट भी क्या है, 2:1 है, बट इसके साथ दिक्कत क्या है, इसमें एक्सपांशन 0% है। ये तो बिल्कुल स्वेलिंग श्रिंकेज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कि इसके लेटिस के अंदर कौन प्रेजेंट है, पोटेशियम। कौन प्रेजेंट है, और पोटेशियम प्रेजेंट है तो सिर्फ पोटेशियम की साइज का, पोटेशियम कभी गया बाहर तो उसकी साइज का ही कोई अंदर आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। मीन इलाइट के अंदर यदि इलाइट की लेटिस की बात करें तो कौन प्रेजेंट होता है, पोटेशियम के। और पोटेशियम जहां प्रेजेंट है के, वहां पे वो जो बाहर जाएगा उसकी साइज का कोई मॉलिक्यूल आ सकता है, लाइक अमोनियम आ गया तो आ गया, बाकी कोई नहीं आ सकता। मीन उसकी इंटरलेयर तो बिल्कुल काम की है ही नहीं। तो काम का कौन है, सिर्फ उसका सरफेस, आउटर सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है जो आउटर का, एक्सटर्नल का, वही काम का है। और इसी वजह से इसकी CC जो होती है वो बिटवीन होती है केओलिनाइट की एंड मॉन्टमोलिनाइट की। मॉन्टमोलिनाइट जितनी हाई भी नहीं है, लेकिन केओलिनाइट जितनी कम भी नहीं है, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो भी इन दोनों के बिटवीन का होता है। साइज जो इलाइट का होता है वो ना तो मॉन्टमोलिनाइट जितना छोटा होता है, ना ही वो इतना बड़ा होता है जितना अपना कौन है,
केओलिनाइट है। तो इसका जो साइज है वो होता है 0.122 माइक्रोन। 0.122 माइक्रोन मीन किसके बिटवीन है ये? केओलिनाइट एंड मोंटमोलाइट के। और इनकी इंटरलेयर लैटिस में कौन प्रेजेंट है? पोटेशियम प्रेजेंट है। लिखिए इलाइट। इलाइट की स्ट्रक्चर होती है फ्लैक लाइक, शेप लिखिए फ्लैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसा किसका होता था? मोंटमोलाइट का। सीईसी और एईसी का ये अपना टॉपिक चलेगा बेटा, पूरा का पूरा सीईसी एईसी का टॉपिक चलेगा। मैं तो अब आपको सिर्फ पहले प्रिपेयर कर रहा हूं रोज दे रहा। सीईसी और एईसी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल है जैसे नहीं अपनी सोयल साइंस इतनी है, बहुत सिंपल। नींद आती है तुम्हें तो यार कभी क्लास में? तुम एक्टिंग अच्छी करते हो हैं? आंखें नहीं, तुम मुंह जो बंद कर रहे हो ना ऐसे जबरदस्ती, ये वाला पता चलता है। तो फिर क्या खिला रहे हो आज मुझे? वो तो मैं खाऊंगा, मन करेगा। तुम क्या खिला रहा है यार? बोले आपका जो मन करे वो खाओ, क्या खाना है आपको? अच्छा बस ओके। 0.1 to 2 माइक्रोन लेटिस। अच्छा लिखिए इन इलाइट। अच्छा लिखा इलाइट इज आल्सो नोन एज हाइड्रस माइका, लिखा आपने? इलाइट के ब्रैकेट में लिखिए हाइड्रस माइका, ठीक है? इलाइट इज नोन एज हाइड्रस माइका, इलाइट इज नोन एज हाइड्रस माइका। ओके। इन लेटिस ऑफ इलाइट, इन लेटिस ऑफ इलाइट, क्या आप नहीं लिख रहे हैं? लिख दिया? ओके। इन लेटिस ऑफ इलाइट पोटेशियम इज प्रेजेंट। अच्छा यहाँ लिखवा दिया? ओके ओके, इसमें लिखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम इन लेटिस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम इन लेटिस, लेटिस elite having low internal surface area, no swelling shrinkage, लिखिए low internal surface area, low LOW, low, low internal surface area, no swelling shrinkage, and intermediate CEC, and intermediate CEC between, intermediate CEC between kaolinite and montmorillonite। कितनी होती है? कितनी होती है? अरे CEC साइज तो नहीं लिख दिया वहां पे? हाँ CEC लिखना है। इंटरमीडिएट CEC बिटवीन केओलिनाइट एंड मोंटमोलाइट। और कितनी होती है? अरे भाई 120 नहीं, 20 to 40, 20 to 40 कितनी होती है? 20 to 40 सेंटीमोल पर केजी। अच्छा ऐसी कैसी किसकी होती है? अच्छा कभी क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि देखो एक तो है माइका, एक है हाइड्रस माइका। सीसी की बात करें तो माइका की 0 और हाइड्रस माइका की 20 to 40 सेंटीमोल पर केजी। हाइड्रस माइका किसको बोलते हैं? इलाइट। लिखिए सीएससी ऑफ माइका इज 0। प्योर माइका जो होता है ना जिसमें वेदरिंग 0% हुई है उसका सीएससी भी कितना होता है? 0 होता है। लिख दिया? 20 to 40, नाइस। ओके नेक्स्ट लिखिए 2:1:1 मिनरल, 2:1:1 मिनरल। एग्जाम्पल क्लोराइड,
एग्जाम्पल है क्लोराइड। अच्छा मुझे बताओ, क्लोराइड प्राइमरी मिनरल है सेकेंडरी मिनरल है? क्लोराइड प्राइमरी मिनरल है सेकेंडरी मिनरल है? बताओ, लिखो एक लाइन। क्लोराइड इज ए प्राइमरी मिनरल क्लोराइड इज ए प्राइमरी मिनरल which originated from igneous rocks, which originated from igneous rocks. ठीक है, यही आज का ब्रह्म ज्ञान था तुम्हें, तो सुपर ज्ञान था ना। क्लोराइड को अपन ने अभी तक कहां मेंशन कर रखा है? सिलिकेट क्ले मिनरल्स में, लेकिन क्लोराइड कभी सिलिकेट क्ले था ही नहीं। सिलिकेट क्ले तो है, सिलिकेट मिनरल्स तो है, लेकिन सिलिकेट क्ले नहीं है। बहुत बार ये जो इसका जो आपका नेचर है, वो आपका नेचर बहुत बार ये कैसा दिखाता है? क्ले मिनरल्स जैसा। लेकिन क्ले मिनरल्स ऑल टोटल सेकेंडरी मिनरल्स है, लेकिन ये सेकेंडरी मिनरल्स नहीं है। इसी क्लोराइड से एक क्लोराइड बनता है जिसको बोलते हैं पेडोजेनिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं? पेडोजेनिक क्लोराइड, वेदर्ड क्लोराइड, एंड वेदर्ड क्लोराइड इज द सेकेंडरी मिनरल। वेदर्ड क्लोराइड कैसा मिनरल है? सेकेंडरी मिनरल। लिख लीजिए, सेकेंडरी मिनरल कौन सा है? पेडोजेनिक क्लोराइड। जो क्लोराइड है वो कैसा मिनरल है? प्राइमरी मिनरल है। बट पीजी के लेवल तक क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मिनरल, और ऑप्शन में आपका एक तो दे रखा है आपका क्वार्ट्ज और एक आपका दे रखा है क्लोराइड, तो कंफ्यूज मत होना, क्वार्ट्ज करना, क्वार्ट करना, क्लोराइड मत करना, क्योंकि उनका लेवल भी इतना नहीं है जितना आपको पता है। समझ रहे हो? तुम बहुत टैलेंटेड बनते हो। पेडोजेनिक क्लोराइड इज सेकेंडरी मिनरल बट क्लोराइड इज द प्राइमरी मिनरल। लिख दिया? ओके, नेक्स्ट अपन बात डिस्कस करें। अब यहां अपन बात करेंगे 2:1। यहां तक तो सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन 2:1 ये जो 1 एक्स्ट्रा लेयर है, ये आपकी मैग्नीशियम ऑक्ट्राहेड्रल। मैग्नीशियम ऑक्ट्राहेड्रल मीन ट्राई ऑक्ट्राहेड्रल, और इस लेयर को बोलते हैं ब्रूसाइट। कौन सी लेयर है? ब्रूसाइट लेयर। एंड जो ऑक्सीजन की, सॉरी, इस एल्यूमिनियम की जो एक्स्ट्रा लेयर होती है उसको जिप्साइट। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं जिप्साइट मिनरल। कौन सा मिनरल? जिप्साइट मिनरल। और मैग्नीशियम की जो लेयर एक्स्ट्रा है उसको क्या बोलते हैं? ब्रूसाइट लेयर। तो बस यही क्वेश्चन आएगा कि इन क्लोराइड वन एक्स्ट्रा लेयर इज प्रेजेंट which made up of magnesium which is known as brucite, and जो आपकी मैग्नीशियम की एक्स्ट्रा लेयर है वो कौन सी लेयर है? तो ट्राइऑक्टाहेड्रल लेयर है। मीन क्लोराइड में डाइऑक्टाहेड्रल लेयर भी प्रेजेंट होती है एंड ट्राइऑक्टाहेड्रल लेयर प्रेजेंट होती है। बस इतना ही लिखना है इसमें। क्लोराइड में लिखना है आपको 2 लेयर तो आपकी सिलिकॉन टेट्राहेड्रा की है, 1 लेयर आपकी एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रा की है, एंड 1 जो एक्सेसिव लेयर है वो किसकी है? मैग्नीशियम ऑक्ट्राहेड्रा की। इस लेयर को क्या बोलते हैं? ब्रूसाइट लेयर। तो कौन सी एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है क्लोराइड में? जनरली 2:1 से कौन सी आपकी एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है? ब्रूसाइट लेयर है, मैग्नीशियम टेट्राहेड्रल लेयर है। लिख दिया? हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। ये हो गया आपका? अच्छा, इसका सीईसी लिखिए। सीईसी कितनी है? 20 to 40 सेंटीमोल पर केजी। किसकी? इलाइट की। इसमें भी स्वेलिंग श्रिंकेज नहीं पाया जाता, तो नो स्वेलिंग श्रिंकेज, नो स्वेलिंग श्रिंकेज।
नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कोजेज ऑफ, लिख दिया ये सब। या कोजेज ऑफ चार्ज डेवलपमेंट ऑन, क्या रीजन है कि चार्जेस आ जाते हैं, मतलब क्यों आते हैं चार्जेस? जैसे कि मैंने बोला मॉनसून नाइट पे चार्जेस ज्यादा होते हैं, केवल नाइट पे चार्ज, जिसकी भी सीसी है उसका मतलब चार्जेस तो है ना वहां पे, बिना चार्जेस के सीसी नहीं हो सकती। अब जब चार्जेस है तो वहां पे उस चार्जेस के रीजन क्या है, वो कहां से आ गए, वो डेवलप कैसे हो गए? आयन एक्सचेंज तो बाद की प्रोसेस है, जब चार्ज होगा तो आयन एक्सचेंज होगा। नहीं, वो चार्जेस में बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बोल रहा हूँ इस सिलिकेट के ऊपर चार्जेस कहां से आ गए, वो आयन के ऊपर चार्जेस की बात नहीं कर रहा मैं, इस सिलिकेट के ऊपर चार्ज कहां से आए? हाँ, तो वैलेंसी क्यों रह जाती है अधूरी, वैलेंसी पूरी क्यों नहीं हो रही उनकी? अच्छा, क्या है बेसिक फंडामेंटल मटेरियल, क्या है फंडामेंटल ब्लॉक, क्या है आपका इसका फंडामेंटल ब्लॉक, क्या है इसका फंडामेंटल ब्लॉक, क्या है सिलिकेट क्ले मिनरल्स का? किससे मिलकर बना हुआ है सिलिकेट क्ले मिनरल? कौन है बेसिक यूनिट? सिलिकेट्स। क्या है? सिलिकेट्स। और सिलिकेट्स का फॉर्मूला क्या है? SiO फॉर माइनस। समझ नहीं रहे मेरी बात आप? देखिए, SiO फॉर माइनस, यही तो सिलिकेट का फॉर्मूला है। मीन ये जियोमेट्रिकली स्टेबल है बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, किससे जुड़ेगा? अरे आप नहीं समझे अभी तक, ये अब इसको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनना है। इसके ऊपर कितने चार्ज है? 4 नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, 4 के प्लस से जुड़ जाएगा, न्यूट्रल हो गया। तो चार्ज कहां रहा? मैं तो बोला हूं चार्ज कैसे आया, ये तो चार्ज है, अब ये न्यूट्रल भी हो गया। अब मुझे इसके ऊपर और चार्ज डेवलप करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो देयर आर टू टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन occurs in silicate clay minerals. There are two type of substitution. There are two type of substitution. There are टू टाइप ऑफ घटाना। कितना टाइप का घटाना है? दो टाइप का। कितना टाइप का है घटाने का, मतलब समझते हैं ना? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, कैसे होगा सब्स्टिट्यूट? जैसे कि ये यहां पे अपना है सिलिकॉन, इस सिलिकॉन को किसने घटा दिया? एल्यूमिनियम ने। किसने घटा दिया? सिलिकॉन यहां बैठा है, जिस सिलिकॉन टेट्राहेड्रल हॉल में बैठा है उस हॉल से इसको हटाकर कौन आ गया? एल्यूमिनियम। अच्छा, आ सकता है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का साइज क्या है? सिमिलर है। यहां तो वो कोई भी इसको थोड़ी पता कि यहां सिलिकॉन बैठा कौन बैठा है, इसको तो साइज वाला, सेम साइज वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां डालो निकल जाए आगे, छोटे साइज का नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं हो कि यहां आके फंस जाए। सिमिलर साइज का है तो यहां आके बढ़िया फिट हो जाएगा। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की ऑलमोस्ट साइज क्या होती है? इक्वल होती है, तो यहां आके बैठ गया। बट साइज आर सिमिलर बट वैलेंसी आर डिफर। वैलेंसीज देखिए, इसमें 4 प्लस है, इस पे कितना प्लस है? 3 प्लस है। अब देखिए क्या बन गया, Al O O O O। कितना माइनस पहले था? 4 माइनस था ना पहले, 4 माइनस। तो 4 माइनस की वजह से कौन जुड़ गया था यहाँ पे? 4 प्लस जुड़ गए थे, मान लीजिए। अच्छा, इसमें देखो 4 माइनस तो वो पड़ा है वैसा का वैसा, लेकिन इसके ऊपर प्लस कितना है? 3। अब इसके ऊपर देखो 2 माइनस था, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 में से 3 गए तो माइनस कितने हो गए? यहां कितने माइनस थे? यहां कितने माइनस हो गए? तो क्या आ गया? एक नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? एक नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। नहीं समझे? समझ गए ना? सिलिकॉन को किसने रिप्लेस कर दिया? एल्यूमिनियम ने। तो साइज का तो कोई डिफर नहीं हुआ, वैसा का वैसा टेट्राहेड्रा बना हुआ है, बट यहां पे चार्ज कितना है? -4, और यहां पे कितना है? -5। मीन नेट 1 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। फिर आप बोलोगे सर इस एल्यूमिनियम को हटा दिया मैग्नीशियम ने, तो ये हो गया -6, मतलब नेट 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, बट ऐसा नहीं होगा।
साइज भी तो सेम होना चाहिए, साइज भी तो, ये भैया बहुत छोटे हैं इनसे, तो फिर ये हो नहीं सकता। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट, दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? आइसोमॉर्फस। आइसो मीन सेम, मॉर्फस मीन मॉर्फोलॉजी, साइज, साइज सेम है बट क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। चेंजेस किसमें है? वेरिएंस किसमें है? वैलेंसी में। किसमें है? अब ऐसे मत कर देना तुम कि ऐसा ही फॉर प्लस को उसी से हटा रहे हो जिसके ऊपर फॉर प्लस वैलेंसी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, चार्ज डेवलप नहीं होगा। चार्ज डेवलप के लिए वैलेंसी में तो डिफरेंस होना चाहिए और साइज सेम होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फस। तो पहला रीजन तो क्या हो गया चार्ज डेवलपमेंट का, ये कल लिखवाएंगे बट डिस्कस आज और कर लेते हैं। अब देखिए ये सिलिकेट है, ये कौन है? सिलिकेट। तो सिलिकेट का कुछ सरफेस भी रहता होगा, सिलिकेट का क्या रहता होगा? सरफेस। कहीं तो जाके वो खत्म होता होगा ना, एजेस बोलते हैं, किनारे, समझ रहे हो ना? आप देखिए बाल तोड़ी, आपको लगता है बाल पूरा एक लंबी श्रृंखला, लेकिन आप देखिए एज देखेंगे उसका, लास्ट किनारा देखेंगे, वो लास्ट किनारा एक इसी का देखिए लास्ट किनारा। लेकिन आप देखेंगे इस पूरी टेबल के अंदर इसके बीच वाला जो आपका वुड है उसको किसी ने टच भी नहीं किया है, लेकिन इस किनारों वाली वुड को सब ने इसको टच किया है, मतलब इसके ऊपर रिएक्शन ज्यादा हो रही है। कितना भी गंदगी सबसे ज्यादा इस पे लग रही है, लेकिन इंटरनल आप देखेंगे ना इसके अंदर वाली वुड वो आज भी वैसी ही पड़ी है जैसे इसको बनाया तब थी, चेंजेस नहीं हुआ ना। तो जो एज पे रहते हैं, जो किनारे पे रहते हैं, वो बह जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो अपने को किनारे पे अंदर जाओ तुम सब, ठीक है? तो जो किनारे पे रहते हैं वो इजीली जा पाते हैं बाहर, और जो किनारे पे रहते हैं वहां कोई आके बैठ भी सकता है, लेकिन जो इंटरनल है उनके अंदर ना वो बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। अब मान लीजिए एजेस जो है वो सिलिकेट मिनरल से किसके बने हैं? तो आपने देखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बना होता था ना सिलिकेट लेयर्स के अंदर, जो एल्यूमिनियम ऑक्टाहाइड्रल लेयर होती थी वहां OH हुआ करता था। मान लीजिए किसी रोज ये बार बैठा है, किसी रोज आपका सिलिकॉन बार बैठा है, उसका जो एक हाइड्रोक्साइड से जुड़ा हुआ है, हो सकता है ऐसा? तो ऐसा ही OH AlOH बॉन्ड है जो एजेस पे, किनारों पे। अब मान लीजिए इस सोइल में क्या हुआ, इस सोइल में पीएच बहुत ज्यादा राइज हो गया। पीएच क्या हो गया? राइज। जब पीएच राइज होता है, पीएच इंक्रीज होता है, तो आपको पता है कि सोइल के अंदर कौन से आयंस का डोमिनेंस हो जाता है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोक्साइड। पीएच राइज हो गया, पीएच बढ़ गया बहुत ज्यादा, मीन एल्कलाइन पीएच हो गया, तो कौन ज्यादा हो गया? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड अकेला बैठा बेचा, बहुत अकेला है। अभी बोला मैं अकेला हूं तो मुझे कोई ना कोई मेरा साथी चाहिए, तो ये क्या करता है? ऐसे घूमता रहता है सोइल के अंदर। तो इसको पता चलता है कि इस एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन है जो किसी रोज अपने साथ हुआ करता था, किसमें? H2O में। इसको याद आता है, और जब पुरानी बातें याद आती है, वो चूड़ियां याद आती है, वो पूरा का पूरा वो सिमनी याद आती है, तो बोलते हैं माँ तो अपनी यही होगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है? तो अब ये जो अपना करण है, अर्जुन है, ये क्या करता है? ये जाता है इस हाइड्रोजन के पास, एंड ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं? H2O फॉर्म कर लेते हैं, जैसा भी है यहां से। अब जब ये हाइड्रोजन यहां से चला गया तो पीछे क्या रह गया? ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? यहां से हाइड्रोजन चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसके ऊपर क्या हो गया? माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया। बट ये कब तक रहेगा? जब तक पीएच यहां रहेगा इतना। किसी रोज पीएच क्या हो गया? एसिडिक हो गया। अब हाइड्रोजन बहुत सारे पड़े, कोई लेने वाला भी नहीं, बोलेगा यार अब हाइड्रोजन क्या करे, चले थे वापस उसी मालिक के पास, यहां जाके वापस गुलामी करने लग जाएंगे। ये हाइड्रोजन आगे एच आ गया, OH, ये माइनस हट गया। मीन ये पीएच डिपेंडेंट है, मीन ये टेम्परेरी चार्जेज है। कैसे चार्जेज है? परमानेंट चार्ज। तो क्रिस्टल एज की वजह से, क्रिस्टल के किनारों की वजह से, क्रिस्टल एजेस चार्ज जो डेवलप करता है वो परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं, पीएच डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? बट जो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन हो रहा था वो पीएच पे डिपेंड, तो टेम्परेरी, परमानेंट चार्ज है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन सिलिकेट क्ले मिनरल्स। फर्स्ट वन इज permanent charges and second one is temporary charges. Permanent charges arises due to isomorphous substitution, but जो क्रिस्टल एज वाले चार्जेस है, जो पीएच डिपेंडेंट चार्जेस है, जो टेम्परेरी चार्जेस है, वो डेवलप होते हैं क्रिस्टल एजेस के कारण। किसके कारण? क्रिस्टल एजेस के कारण। यू मे गो, आप जा सकते हैं।